आज हम लोग सॉल्यूशन का थर्ड वीडियो देखेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एवॉर्ड्स लॉ के बारे में, वेपर प्रेशर के बारे में और आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो एवॉर्ड्स लॉ जानने के लिए सबसे पहले देखना होगा कि वेपर प्रेशर किसको कहते हैं। समझिए, अगर हम लोग एक क्लोज कंटेनर लेते हैं जिसमें सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मान लेते हैं कि वो सॉल्वेंट जो हो वो वाटर हो, और वो सॉल्वेंट वाटर जो है, चूंकि कंटेनर क्लोज है तो वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और वेपर फिर से लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि H2O लिक्विड जो है वो H2O वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए और H2O वेपर जो है वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। दैट मीन्स दोनों एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ गया है। तो उस सिचुएशन पे इसके वेपर के द्वारा जो प्रेशर अप्लाइड हो ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड उसी को कहते हैं हम लोग वेपर प्रेशर। समझिए बात को, द प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बाय द वेपर ऑफ pure solvent on the surface of liquid, on the surface of liquid curve when they are in dynamic equilibrium, when they are in dynamic equilibrium known as vapor pressure। तो सर लिखते हैं हम लोग the pressure applied by the vapor of solvent on the surface of liquid curve when they are in dynamic equilibrium known as vapor pressure। ध्यान रखिएगा कि वेपर प्रेशर को हम लोग डिनोट करते हैं पी नोट से, वेपर प्रेशर को डिनोट करते हैं पी नोट से। अब समझिए कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करता है। तो इसमें सबसे पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर जो होता है वो बढ़ता है। दैट मीन्स जब भी टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर जो होगा वो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इस सॉल्वेंट को काइनेटिक एनर्जी मिलेगा जिस कारण से वो वेपर में ज्यादा कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा। उसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। दूसरा जो है वो है नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस कहने का मतलब ये हुआ कि ये सॉल्वेंट है। अगर यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर लिए हैं और दूसरा सॉल्वेंट कहीं पे ले ले इथेनॉल, या दूसरा सॉल्वेंट हम लोग ले ले बेंजीन, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वैन डर वाल फोर्स है। तो वैन डर वाल फोर्स जो होता है वो वीकर होता है। जैसे ही वो वीकर है तो ये वेपर में जल्दी जल्दी कन्वर्ट होगा, लेकिन चूंकि इसके बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि वैन डर वाल फोर्स से स्ट्रॉन्गर होता है, तो वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट तो होगा लेकिन इसके रिस्पेक्ट में कम कन्वर्ट होगा। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर होता है
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन के। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। तो हम लोग बोल सकते हैं वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल के केस में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इथेनॉल। अब लेते हैं ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल के केस में इसमें सिर्फ दूसरों से बना था, इसके केस में दूसरों से तो बनेगा, खुद में भी बनेगा। तो इसके केस में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड इसके रिस्पेक्ट में बन रहा है। और तीसरा है ग्लिसरॉल। इसके केस में देखिए इसके केस में और ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो अगर हम लोग को पूछे फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें है, तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सबसे ज्यादा ग्लिसरॉल में है। तो वेपर प्रेशर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर वेपर प्रेशर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर जो होगा वो होगा इथेनॉल में। उसके बाद अगर बात किया जाए तो होगा ग्लाइकॉल में, और उसके बाद अगर किया जाए तो होगा ग्लिसरॉल में। क्यों भाई सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर इथेनॉल में होगा? क्योंकि इसमें कम हाइड्रोजन बॉन्ड, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड, क्योंकि इसका जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन वो कम है किसके रिस्पेक्ट में, ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल के रिस्पेक्ट में। अब दो टाइप का सब्सटेंस होता है, एक होता है वोलेटाइल सब्सटेंस और दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। दोनों हम लोग देखते हैं, किसको कहते हैं वोलेटाइल और किसको कहते हैं नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। देखिए वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल नाम से ही क्लियर है, जो वेपर में कन्वर्ट हो, which can be वेपोराइज। जो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसको कहते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस, which can't be वेपोराइज। जो वेपोराइज नहीं होगा वो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस कहलाता है। हम लोग यहाँ पे मेनली नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस में सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। जो भी सॉलिड आएगा वो नॉर्मली नॉन वोलेटाइल होगा हम लोग को इस चैप्टर में। अब ध्यान देने वाली बात यह है, जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है, कौन, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा जीरो होता है। किसका, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर का वैल्यू होता है वो हमेशा जीरो होता है। ये वर्ड को ध्यान रखना है, तभी आगे हम लोग को एबाउट्स लॉ समझ में आएगा। एबाउट्स लॉ में क्या होता है कि जैसे क्लोज कंटेनर है, एक सॉल्वेंट है ए, दूसरा सॉल्वेंट है बी। जैसे सॉल्वेंट ए है उसका जो वेपर होगा वो जो प्रेशर अप्लाई करेगा वो प्योर जो सॉल्वेंट वेपर प्रेशर अप्लाइड ए का कर रहा है उसको पी नोट ए बोल रहे हैं। बी जो है उसका जो वेपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है प्योर सॉल्वेंट उसको हम लोग पी नोट बी बोल रहे हैं। अब जो तीसरा है कंटेनर, दैट मीन्स जो सॉल्यूशन फॉर्म किया, ये अगर कोई सॉल्यूट है, मान लेते हैं ये सॉल्यूट है और ये क्या है, सॉल्वेंट। अब जो सॉल्यूशन बना है उसके केस में ये ए और ये बी, ये ए और ये बी,
ए बी मिल के बना है। इसके केस में जो प्रेशर अप्लाई होगा ए के द्वारा उसको हम लोग कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और बी के द्वारा जो प्रेशर अप्लाई होगा उसको कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो इन्होंने रॉल्स साहब ने यही कहा था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, जो पार्शियल प्रेशर होता है किसका, वोलाटाइल लिक्विड का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। बस इन्होंने यही बोला था कि पार्शियल प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके अपने मोल फ्रैक्शन का। दैट मींस कहने का मतलब ये हुआ कि PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA एंड PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। इनका लैंग्वेज थोड़ा सा देख लेते हैं। किसके लिए इन्होंने बताया था, फॉर volatile liquid the partial pressure of each of the component present in solution is directly proportional to its mole fraction। कहने का मतलब क्या हुआ कि बस इन्होंने यही बोला था कि वोलाटाइल लिक्विड के केस में जो सॉल्यूशन में जितना भी कंपोनेंट प्रेजेंट है, हर एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। According to Raoult's law, the partial pressure of each of the component present in the solution is directly proportional to its mole fraction, is directly proportional to its mole fraction। अब समझिए कि जैसे यहाँ पे दो कंपोनेंट प्रेजेंट था PA A और B, तो A का जो पार्शियल प्रेशर था वो मोल फ्रैक्शन ऑफ A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, B का जो पार्शियल प्रेशर है वो B के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हम लोग को पता है कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो वहां पे एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं P नोट A XA और P नोट B XB। PB is directly proportional to। अब समझिए ये जो आया है PA, ये PA क्या है, तो ये PA जो है वो है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A। P डैश A क्या है, P डैश A जो है या P नोट A जो है, ये जो है वो ये वाला है। दैट मीन्स ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है, बस सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट A का। तो हम लोग बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A। अब XA क्या है, XA है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इन लिक्विड फेज। किस फेज में, लिक्विड फेज में। ये जो मोल फ्रैक्शन है वो किसका बता रहा है, लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन बता रहा है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज। जैसे PA में लिखे हैं वैसे ही सब कुछ PB में भी लिखेंगे। PB क्या बताता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B। P नोट B अगर यहाँ बता तो क्या बताता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट B।
XB क्या बताता? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B इन लिक्विड फेज। अब यहां पे एक चीज और एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डाल्टन का लॉ से कुछ हेल्प लेके। देखिए डाल्टन लॉ एक्चुअल में 11th में पढ़ना है, बस इतना समझिए कि डाल्टन लॉ का एक्चुअल में कहना क्या है। डाल्टन लॉ का यही कहना था कि P टोटल जो होता है ना, टोटल प्रेशर इसका जो होगा वो क्या होगा, वो दोनों के पार्शियल प्रेशर के इक्वल होता है। बस इतना ही और कुछ नहीं। दैट मीन्स द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द मिक्सचर। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या है? द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू सम ऑफ partial pressure of each of the component present in mixture। जो भी मिक्सचर में कंपोनेंट प्रेजेंट है उसका पार्शियल प्रेशर का सम जो होता है वही टोटल प्रेशर का, टोटल पार्शियल प्रेशर का सम होगा। ये 11th का पार्ट है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी के यूज से हम लोग आगे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ मिक्सचर जो होगा टोटल क्या होगा, या PT भी लिखते हैं, क्या लिखेंगे? PA प्लस PB। अब बताइए PA का वैल्यू क्या है हम लोगों के पास? तो हम लोग बोल सकते हैं मिक्सचर का, या P टोटल भी बोल सकते हैं, P टोटल या P मिक्सचर का बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? PA का वैल्यू P नोट A XA प्लस P नोट B XB। अब बताइए मोल फ्रैक्शन के लिए हम फर्स्ट वीडियो में अच्छा से डिटेल्स में बता चुके हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। इट इज द रेशियो ऑफ number of moles of one component to the number of moles of all the components। मतलब जिसका निकालना उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर में, नीचे में जो बचा हुआ है उसका मोल। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं P टोटल इक्वल टू P नोट A XA के जगह पे मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट बाय मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। अगर यहाँ पे A है तो A बाय A B, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। उसी ढंग से P नोट B NB बाय Na प्लस NB। अब बताइए इसी को बोल सकते हैं PT इक्वल टू P नोट A XA प्लस P नोट B 1 माइनस XA। ये सब डिटेल्स में बता चुके हैं हम पीछे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू ऑलवेज 1। दैट मीन्स अगर XA प्लस XB का वैल्यू 1 है तो हम लोग लिख सकते हैं XA इक्वल टू 1 माइनस XB। बस यहाँ पे हम लोग वही किए हैं कि XA और यहाँ पे XB के जगह पे हम लोग लिख दिए हैं। जैसे यहाँ पे अगर XB निकालना होगा तो 1 माइनस XA, इसी चीज को वहां पे पुट किए। अब मोल कैसे निकलता है वो भी डिटेल्स में बता चुके हैं, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, वही वैसे ही निकलता है मोल। तो ये P टोटल इक्वल टू P नोट A XA प्लस P नोट B 1 माइनस XA। समझ में आ गया? ये जो निकला है। अब एक क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में है वो क्या क्वेश्चन कहता है वो देखिए। कहता है कि इतना तो निकालने के लिए बोलता ही है और बोलता है मोल फ्रैक्शन बताइए वेपर फेज में। ये जो मोल फ्रैक्शन निकला है वो किस फेज में?
इन लिक्विड फेज। अगर मोल फ्रैक्शन पूछे किस फेज में, वेपर फेज में, इन वेपर फेज। वेपर फेज में अगर मोल फ्रैक्शन पूछे तो उस टाइम एक्स डैश ए जैसे पूछे तो उसके लिए हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी यूज करेंगे। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पूछे तो यूज करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये एनसीईआरटी में हर जगह पूछे हुए हैं, वेपर फेज में भी। उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वेपर के केस में सिर्फ और सिर्फ पार्शियल प्रेशर रहता है, और लिक्विड के केस में पूछेगा तो उसके लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। यही था रॉल्स लॉ। एक बार फिर से समझिए, रॉल्स साहब ने यही बोला था कि जो सॉल्यूशन में कंपोनेंट प्रेजेंट है, हर एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके लिए? वोलेटाइल लिक्विड के लिए हर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जो होता है वो उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही हम लोगों का था रॉल्स लॉ। अब रॉल्स लॉ के बेस पे उसका ग्राफ देखते हैं। देखिए उसके ग्राफ को, बहुत आसान है, कुछ उस ग्राफ में ज्यादा है नहीं, आसानी से हम लोग उसके ग्राफ को समझ सकते हैं। देखिए उसमें है क्या कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक साथ दिखाए हुए है। जैसे यहां पे था PA इज इक्वल टू P नोट एक्स और PB इक्वल टू P नोट B एक्स बी। तो अगर हम लोग यहां पे मोल फ्रैक्शन लेते हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हम लोग वेपर प्रेशर यूज करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू 1 लिए हैं, एक्स ए का वैल्यू 1 लिए हैं, तो कभी ना कभी इस पॉइंट पे एक्स ए का वैल्यू 0 ले लेते हैं। दैट मींस इस साइड से इस साइड जो है वो एक्स ए 1 से 0 की तरफ घट रहा है। तो दैट मींस हम लोग ये, और इस साइड एक्स बी का वैल्यू 0 लेते हैं और एक्स बी का वैल्यू इस साइड 1 लेते हैं। अब बात को समझिए, जब टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट इक्वल टू 1। अगर एक को 1 ले रहे हैं तो दूसरे को क्या लेना पड़ेगा, 0। एक को 1 ले रहे हैं तो दूसरे को क्या लेना पड़ेगा, 0। इस साइड से इस साइड जब आते हैं तो एक्स ए दैट मींस सॉल्यूट को कमाते हैं और कमाते कमाते यहां तक आने के टाइम तक वो इतना कम जाता है कि वैल्यू कितना हो जाता है, 0। उसी ढंग से जो एक्स बी का वैल्यू 1 लिए हैं वो इस साइड आते आते इतना कम हो जाता है कि उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0। इस बात को समझिए कि इस साइड से इस साइड जा रहे हैं तो उसका वैल्यू जो है, जैसे ये एक्स ए का है तो ये अभी यहाँ पे है 1 और यहाँ पे आते आते क्या हो जाएगा, 0। दैट मींस ये जो पी ए है वो यहाँ पे चलते चलते क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि वो देखिए पी ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। जब एक्स ए का वैल्यू घटेगा तो पी ए भी क्या हो रहा है, घट रहा है। उसी ढंग से जब पी बी का एक्स बी का वैल्यू इस साइड से इस साइड आने के दौरान घट रहा है तो ये भी वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। और यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं वो पी नोट ए और पी नोट बी। अब पी ए इक्वल टू पी नोट, यहां लिख सकते हैं पी ए इक्वल टू पी नोट ए एक्स और ये पी बी इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी।
अब ये जो है इसको हम लोग थोड़ा सा डेविएशन के साथ दिखाते हैं ताकि ग्राफ पता चल सके। तो ये जो है इसी को हम लोग पी टोटल बोलते हैं। पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, डाल्टन्स लॉ से ये चीज। और ये जो ग्राफ है यही ग्राफ किसका है? एवॉल्ड्स लॉ का। समझ में आ गया? चलिए अब आगे हम लोग ये समझ में जब आ गया तो चलते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2.8 जो कि एवॉल्ड्स लॉ पे ही है। इसमें दिया हुआ क्या है? वेपर प्रेशर दिया हुआ है प्योर लिक्विड ए का और बी का, कितना? 450 और 700 mm ऑफ Hg। दैट मींस P नोट ए का वैल्यू दिया हुआ है 450 mm ऑफ Hg और P नोट बी का वैल्यू दिया हुआ है 700 mm ऑफ Hg। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? तो बोल ये दिया हुआ 600 mm ऑफ Hg, जिसका टोटल वेपर प्रेशर दैट मींस Pm का वैल्यू दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 600 mm ऑफ Hg। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या है? हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, दैट मींस एक्स ए का वैल्यू पूछ रहा है और एक्स बी का वैल्यू पूछा। और क्या पूछ रहा है? और पूछा ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज, वेपर फेज में भी। तो दैट मींस एक्स डैश ए पूछ रहा है और एक्स डैश बी पूछ रहा है। अभी जस्ट फॉर्मूला सबका बताएं तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला यूज कर ले। Pm इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। इसी के जगह पे लिख सकते हैं Pm इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स ए। एक्स बी की जगह पे 1 माइनस एक्स ए भी लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स ए। क्यों? क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। अभी जस्ट पीछे बताएं कि यहाँ पे है 600, यहाँ पे है पी नोट ए का वैल्यू कितना? 450 इंटू एक्स ए निकालना है हमको, और पी नोट बी का वैल्यू दिया हुआ है 700 इंटू 1 माइनस एक्स ए। तो इसमें कैलकुलेट करते हैं 1 ये सब में कॉमन है, अब 5 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आएगा 12, ये आएगा 9 और ये आएगा 14 टाइम्स में। तो लिख सकते हैं 12 इक्वल टू 9x प्लस 14 1 माइनस x। इसी को लिखेंगे 12 इक्वल टू 9x प्लस 14 माइनस 14 x को जब इस साइड इसके साथ करेंगे और 14 को इस साइड लाएंगे तो आएगा -2 इक्वल टू -5 x। ये माइनस माइनस कैंसिल और x इक्वल टू होगा 2/5 इक्वल टू 0.4। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 0.4 x का वैल्यू आ गया तो एक्स बी इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस एक्स ए। ये बोल सकते 1 माइनस 0.4 इक्वल टू 0.6। ये एक्स ए का वैल्यू एक कैंसिल आ गया और ये दूसरा। अब हम लोगों को एक्स डैश ए निकालना है और एक्स डैश बी निकालना है। तो इसके लिए भी अभी जस्ट फॉर्मूला बताए हैं इन वेपर फेज। वेपर फेज में क्या बताए हैं? एक्स डैश ए इक्वल टू पी ए बाय पी ए प्लस पी बी और एक्स डैश बी इक्वल टू पी बी बाय पी ए प्लस पी बी। अब बताइए, या इसी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एक्स डैश बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स डैश ए। तो कैलकुलेट करते हैं। अब बताइए पी ए कितना हुआ? तो एक्स ए का वैल्यू है 0.4। तो हम लोगों को पता है पी ए इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, पी बी इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी।
अब बताइए पी नोट ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 450 इंटू एक्स ए का वैल्यू अभी कितना निकाले हम लोग 0.4 इंटू 0.4 तो यही हुआ 45 4 जा 180। अब अगर पीबी का बात किया जाए तो ये क्या होगा 700 इंटू एक्स बी का वैल्यू कितना निकला है 0.6 420 mm ऑफ एच आएगा। अब बताइए पीए निकल गया पीबी निकल गया एक्स डैश से निकल जाएगा आसानी से निकल जाएगा। एक्स डैश ए का अगर बात किया जाए पीए का वैल्यू 180 बाय 180 प्लस 420 यही इसी को सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वो क्या आएगा एक्स डैश ए और एक्स डैश बी इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस एक्स डैश ए जो कि ये वैल्यू यही हम लोग का क्या होगा आंसर। अब देखते हैं हम लोग आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं वैसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ का पालन करे अंडर ऑल कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि वो हमेशा जो हो वो पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी का पालन करे। दैट मीन्स द सॉल्यूशन which away Raoult's law कहाँ under all composition of solute in सॉल्वेंट मतलब वो सॉल्वेंट में कितना भी सॉल्यूट मिला दे फिर भी वो किसका पालन करे रॉल्स लॉ का पालन करे उसी को कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। इसमें 2-3 पॉइंट है जिसको ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट इट ओबे रॉल्स लॉ ये रॉल्स लॉ का पालन करेगा। दूसरा पॉइंट ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इस चीज को समझिए अगर सॉल्यूट है AA और सॉल्वेंट है BB तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो बॉन्ड है वो बॉन्ड टूटने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता होगा वो 10 किलो जूल पर मोल और इसमें भी अगर 10 किलो जूल पर मोल तो ये बनेगा जो AB कितना मोल 2 मोल। इस दौरान जो अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा बॉन्ड बनने के दौरान वो कितना होगा 1 मोल में 10 जूल तो 2 मोल में 20 किलो जूल। कहने का मतलब बात को समझिए कि A और BB मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा बॉन्ड बनने में उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलना चाहिए बॉन्ड टूटने के बाद तभी तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सेम होगा। अब बताइए जैसे तीसरा पॉइंट ये बोल सकते हैं डेल एच मिक्सिंग मतलब हीट चेंज जो है वो क्या है 0 20 10 + 10 20 0। कहने का मतलब ये हुआ कि द चेंज इन हीट को ही बोलते हैं इंथैल्पी इज इक्वल टू 0 किसके केस में इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। और फोर्थ पॉइंट जो है वो डेल भी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 मतलब चेंज इन वॉल्यूम
इज इक्वल टू 0। अगर पहले से कहीं पे 500 ml सॉल्यूट है, 1000 ml सॉल्वेंट है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो 1500 ml होगा। मतलब उसमें वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम में भी कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए। इसके एग्जाम्पल को समझिए। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल हमेशा पूछते रहता है, किसका? आइडियल सॉल्यूशन का। तो एग्जाम्पल में समझिए कि दो चीज बस ध्यान रखना है कि नेचर ऑफ सब्सटेंस और साइज दोनों लगभग क्या होना चाहिए? सेम। नेचर कहने का मतलब क्या हुआ? अगर पोलर सॉल्यूट ले रहे हैं तो सॉल्वेंट भी पोलर लेंगे। अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर ले रहे हैं तो सॉल्यूट भी जो लेंगे वो नॉन पोलर होना चाहिए। मतलब नेचर ऑफ सब्सटेंस भी सेम होना चाहिए और साइज भी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? लगभग सेम। तो इसका जो एग्जांपल आता है वो आता है एन हेक्सेन एंड हेप्टेन। ये इसका पहला एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल जो आता है वो बेंजीन C6H6 एंड टॉलिन C6H5CH3। तीसरा एग्जांपल क्लोरोइथेन C2H5Cl एंड ब्रोमोइथेन C2H5Br। देखिए दोनों का दोनों क्या है? नॉन पोलर। दोनों का साइज लगभग सेम। दोनों का दोनों नॉन पोलर, साइज लगभग सेम। दोनों का दोनों पोलर, साइज लगभग सेम। यही एग्जांपल हुआ आइडियल सॉल्यूशन का। अगर आइडियल सॉल्यूशन का कि ग्राफ का बात किया जाए तो इसका ग्राफ सेम बनेगा जो रॉल्स लॉ का बनता है। क्यों? क्योंकि रॉल्स लॉ को फुल्ली फॉलो करता है। कहने का मतलब ये हुआ। ये अभी जस्ट हम आप लोग को समझा चुके हैं। देखिए अगर XA का वैल्यू 1 है और यहाँ पे आके XA का वैल्यू 0 हो जा रहा है, XB का वैल्यू 0 है, इधर से इधर बढ़ रहा है तो XB का वैल्यू इधर 1 हो रहा है। और ये क्या दिखा रहा है? ये मोल फ्रैक्शन को, ये एक्सिस एक्स एक्सिस, और ये वेपर प्रेशर को दिखा रहा है। कौन सा एक्सिस? Y एक्सिस। तो अब समझिए बात को। इधर से इधर आने पे जो पार्शियल प्रेशर है वो XA का घट रहा है। अभी जस्ट बताए हैं PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। यही तो वॉट साहब ने बोला था। अब देखिए उसी ढंग से ये PA जो है वो इधर से इधर आने पे घट रहा है। XB के केस में इधर से इधर आने पे घटेगा। कौन? PB। और ये जो है वो क्या है? डेविएशन दिखाते हैं P टोटल से, जो कि PA प्लस PB। और ये लाइन शो करता है P नोट A और P नोट B। इसको भी डिटेल्स में समझाए हैं। यही था आइडियल सॉल्यूशन। अब दूसरा जो है वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप का होता है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ एंड पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को ही कहते हैं रियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन इसी का दूसरा नाम है रियल सॉल्यूशन। अब देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन इसको कहेंगे जो फॉलो किया था उसको आइडियल, जो फॉलो नहीं करेगा उसको नॉन आइडियल। द सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ अंडर ऑल कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब इसके केस में P मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू P नोट A XA P नोट B XB। अभी इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। ये दो टाइप का होता है, उसमें और अच्छा से समझ में आएगा। The force of attraction between solute and solvent is not equal to
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। डेल एच मिक्सिंग जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, या तो ज्यादा या तो कम। वही हाल है वॉल्यूम का भी, या तो ज्यादा या तो कम। अब हम लोग देखते हैं ये दो टाइप का जो होता है वो निगेटिव डेविएशन फ्रॉम वर्ड्स लॉ और पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम वर्ड्स लॉ क्या कहता है। ये ऊपर नीचे होना चाहिए ताकि डेविएशन पता चल सके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं निगेटिव डेविएशन फ्रॉम अबाउट्स लॉ। अबाउट्स लॉ से निगेटिव डेविएशन देखिए, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम किससे, अबाउट्स लॉ से। देखिए द सॉल्यूशन which show negative deviation from Raoult's law। अब देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या होगा, निगेटिव डेविएशन कैसे शो करता है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, निगेटिव डेविएशन कैसे शो करता है। तो P मिक्सिंग जो होगा वो हमेशा क्या होगा, कम होगा। किससे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इनटू मोल फ्रैक्शन प्लस P नोट B XB, इससे कम होगा। समझ में आ गया, निगेटिव है। दूसरा जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें ध्यान दीजिएगा, यही एक उल्टा होता है। AABB जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है AB, तो ये जो है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट। मतलब समझिए, अगर हम लोग AA बॉन्ड बनावे और BB बॉन्ड बनावे, मिलके बनवाए AB बॉन्ड, अगर इसके केस में ये जो बॉन्ड है इसको तोड़ने में अगर 20 किलो जूल पर मोल दे रहे हैं और इसको तोड़ने में 10 किलो जूल पर मोल दे रहे हैं, तो दोनों मिला के कितना हुआ, 30 किलो जूल पर मोल ना। अब देखिए, लेकिन इसके केस में चूंकि ये स्ट्रॉन्गर है तो यहाँ पे जो 2 मोल बन रहा है, लेकिन 1 मोल के केस में 20 किलो जूल पर मोल लग रहा है, तो 2 के केस में 40 किलो जूल। अब बात को समझिए, इधर आया 40 किलो जूल, इधर आया 30 किलो जूल, और जब बॉन्ड टूटता है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, निकलता है, और जब निकलता है तो एक्सोथर्मिक होता है, उसके केस में निगेटिव आता है। दैट मीन्स इसके केस में डेल एच मिक्सिंग का जो वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि when solute and solvent mixed, then amount of heat released। लेकिन ये कब होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये लाइन किस चीज को दिखा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। कब होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में ज्यादा हो विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट के केस में। इसी पॉइंट से हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि डेल भी मिक्सिंग जो है वो भी क्या हो, निगेटिव हो। निगेटिव कहने का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि लेस देन जीरो, लेस देन जीरो कहने का मतलब क्या हुआ कि द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन the volume of solution is less than the sum of volume of solute and
सॉल्वेंट। कैसे होगा वो समझिए, एक ए है और दूसरा बी है और यहाँ पे ए बी है। जब ए बी जो है वो एक दूसरे के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स नजदीक होगा, मॉलिक्यूल्स नजदीक होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ए के बीच में, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वो कम है। दैट मीन्स ये जो मॉलिक्यूल्स है वो फैला हुआ है, लेकिन ए बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ, मॉलिक्यूल्स का साइज छोटा होगा, दैट मीन्स वॉल्यूम कम होगा। दैट मीन्स ये निगेटिव डेविएशन के केस में वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज हमेशा लेस देन 0। अब इसका एग्जांपल हर हाल में याद रखिएगा, इसी से एग्जांपल भी क्लियर हो गया। कैसे वो समझिए कि कुछ ऐसा सोचिए जिसमें पहले से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो, बाद में ज्यादा हो जाए। इसका सबसे एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, जो हमेशा एग्जाम में पूछता है। CHCl3 प्लस CH3COCH3, ये पहला एग्जांपल हुआ। इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन और क्लोरीन, C डबल बॉन्ड हो, CH3 ध्यान दीजिए, ये कार्बन और क्लोरीन, इसमें क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये 11th में पढ़ना हो, ऑर्गेनिक में ये चीज डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्लोरीन पे डेल्टा माइनस चार्ज और डेल्टा माइनस चार्ज, कार्बन पे डेल्टा प्लस चार्ज। अब कार्बन और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पे हल्का माइनस और इस पे डेल्टा प्लस। अब कार्बन और इस ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस और इस कार्बन पे डेल्टा प्लस। अब ये प्लस और माइनस मिलके यहाँ पे क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहले इसके केस में यहाँ पे इंडिविजुअली इसमें वैन डेर वाल्स फोर्स लग रहा था, इसमें वैन डेर वाल्स फोर्स लग रहा था। अब क्या लगने लगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है विथ रिस्पेक्ट टू वैन डेर वाल्स फोर्स। तो अब पहले वाला जो मॉलिक्यूल्स है ए और बी, उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है और इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ गया। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो वो किसको शो करेगा, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रेवॉल्स लॉ। इसका पहला एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल ये ध्यान रखिएगा इसमें कि कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए, साथ में वाटर, दैट मीन्स H2O प्लस HNO3। तीसरा H2O प्लस HCl, H2O प्लस H2SO, यही सब इसका एग्जांपल होगा। अगर ग्राफ का बात किया जाए तो ग्राफ में कुछ नहीं है, जो रॉल्स लॉ में था वही है, सिर्फ और सिर्फ हल्का यहाँ पे निगेटिव डेविएशंस दिखा दीजिएगा, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। मतलब अगर ये लाइन है तो इसके नीचे में इस ढंग से निगेटिव डेविएशन हम लोग दिखाते हैं कि जो पहले था उसके रिस्पेक्ट में अब ये नीचे आ गया। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ के केस में देखिए, पॉजिटिव डेविएशन, द सॉल्यूशन व्हिच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो जो ये कम है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ये यहाँ पे सेम सब चीज है, सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि आप जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में वो कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। अब देखिए यहाँ पे जो होगा डेल H मिक्सिंग वो किसका होगा, मोर देन 0। डेल H मिक्सिंग वो चेंज इन इंथैल्पी, दैट मींस व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड।
अगर बात किया जाए डेल भी मिक्सिंग का, तो वो भी क्या होगा, 0 से ज्यादा। क्यों? क्योंकि अब मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम गया, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गया, तो वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब इसका एग्जांपल का अगर बात करें तो एग्जांपल सोचिए कि पहले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था एग्जांपल में, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा था, तो पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा है, बाद में कम हो गया। मतलब पहले से सोचिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, बाद में जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाने लगे। तो इसका एग्जांपल होगा H2O प्लस C6H6, H2O प्लस C6H5CH3। देखिए एक में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, दूसरा में नहीं, एक में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, दूसरा में नहीं। अब आगे जाके जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो फॉर्म नहीं करेगा, लेकिन इसमें जो है सॉल्यूट में कब है, दैट मींस इसका जो मॉलिक्यूल्स है वो स्ट्रॉन्गर है विथ रिस्पेक्ट टू दिस मॉलिक्यूल्स। अब इसका अगर ग्राफ का बात किया जाए तो उसमें नीचे से दिखाए थे, और इसके केस में सिर्फ और सिर्फ यही चेंजिंग आएगा कि ऊपर से दिखाना है, और दूसरा कोई चेंजिंग नहीं आएगा। देखिए कैसे, मतलब ये लाइन है, इसको इस ढंग से डिनोट करेंगे। यही था पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम एवॉर्ड्स लॉ। अब आगे है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। देखते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किसको कहते हैं। डिस्टिलेशन आप लोग सब पढ़े होंगे। डिस्टिलेशन में किसके बेसिस पे यूज करते हैं डिस्टिलेशन, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो। दो लिक्विड वैसे लिक्विड को अलग करते हैं जिसके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो। लेकिन एजियोट्रॉपिक के केस में क्या होता है वो देखें। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या इसी का दूसरा नाम है कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किसको कहते हैं। इसमें ध्यान क्या दे रहे हैं वो देखिए कि जैसे पहले डिस्टिलेशन के केस में क्या करते थे, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में दो अलग अलग सॉल्वेंट है, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। लेकिन इसमें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वही कहता है कि उसके केस में वैसा सॉल्वेंट लेंगे दो जिसमें कि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस नहीं हो। बॉइलिंग पॉइंट दोनों का, सॉल्यूट का और का अप्रोक्सीमेट सेम हो, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाए, अलग नहीं हो पाए। तो इसमें जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के केस में कि दो ही सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि बाइनरी सॉल्यूशन लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि इसके केस में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका अगर डिफिनीशन लिखेंगे तो ये लिखेंगे द सॉल्यूशन विच बॉयल्स द बाइनरी सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशन विच बॉयल्स एट constant temperature without change in its composition। बिना कंपोजिशन के चेंज किए हुए, विदाउट चेंज इट्स कंपोजिशन, वैसा बाइनरी सॉल्यूशन जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करे बिना कंपोजिशन को चेंज किए हुए, उसी को कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दो टाइप का होता है, एक मिनिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और दूसरा होता है मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मिनिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किसको कहते हैं?
जो निगेटिव कौन मिनिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर शो करेगा वो सुनिए। जो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम अबाउट्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम अबाउट्स लॉ से, देखिए अबाउट्स लॉ से जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता था ना, वही क्या शो करेगा, मिनिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है। कैसा कंडीशन वो बताते हैं, उस चीज को समझाते हैं। पहले में इसका डिफिनीशन का बात किया जाए तो इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं, द बाइनरी सॉल्यूशन व्हिच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, व्हिच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर without change its composition by showing positive deviation from Eval's law, by showing positive deviation from Eval's law known as minimum azeotropic mixture। अब इसका अगर एग्जांपल का बात किया जाए तो एग्जांपल से समझ में आएगा कि 95% ऑफ इथेनॉल प्लस 5% वाटर, अगर किसी सॉल्यूशन में, कहने का मतलब क्या हुआ वो समझिए। पॉजिटिव डेविएशन में कैसा ग्राफ बना था, अगर पॉजिटिव डेविएशन के ग्राफ का बात किया जाए कुछ इस ढंग का ग्राफ था। यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू 1 और एक्स ए का वैल्यू 0, एक्स बी का वैल्यू 0, एक्स बी का वैल्यू 1। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पी नोट ए, पी नोट बी और ये था पी बी का और ये है पी ए का। अब देखिए पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या हुआ था, ऊपर से हुआ था। अब देखिए ये जो पॉइंट है, जो सबसे पीक है, जो सबसे पीक है उस सिचुएशन पे कब है ये सबसे पीक, जब 95% इथेनॉल हो और 5% वाटर हो। इधर से इधर अगर सॉल्यूट हम लोग इथेनॉल को लिए हैं एक्स ए को, तो कब ये होगा एकदम पीक, जब ये 95% हो, वाटर कितना हो, बस 5% हो, ये पीक हो। अब इस सिचुएशन में इस सॉल्यूशन का बताइए बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, हाई होगा या लो होगा। तो उस सिचुएशन में बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो हमेशा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लो होगा। बोलिए क्यों? क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। जब इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनीशन वही यही बोलता है कि जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो, उस टाइम में जो टेम्परेचर देना पड़े। तो जब ये वेपर ज्यादा बन रहा है तो उस टाइम इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। इसीलिए इसका नाम पड़ा है मिनिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अगर उसी ढंग से मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बात किया जाए तो मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक तो ये कौन मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर शो करेगा, जो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ से आता है। अब बताइए इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल जो होगा वो होगा 68% नाइट्रिक एसिड प्लस 32% वाटर। वो किसका एग्जांपल होगा, मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का। दैट मींस वो कौन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। उस टाइम जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम। कब, जब HNO3 68% रहेगा, वाटर 32% रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। थैंक यू।